जय हिंद दोस्तों। इंदिरा आवास का नाम आपने सुना होगा। इंदिरा आवास योजना, जिस आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ से। ये एक आम भाषा है इंदिरा आवास। इंदिरा आवास आज भी सुन रहे होंगे आप, जिसका नाम बदल के 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। अब उसे इंदिरा आवास कहिए या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना कहिए, दोनों नामों से इसे ग्रामीण इलाकों में लोग जानते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत लोगों को घर मिलता है। तो ये जो घर मिलता है सरकार के तरफ से, ये किन लोगों को मिलता है, कैसे मिलता है, इसके लिए क्या टर्म कंडीशन है, क्राइटेरिया क्या है, यही इस वीडियो में पूरे बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब है, जिनके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, संपन्न है, और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाता है। ग्रामीण इलाकों में आप देखते होंगे पंचायत सचिव और मुखिया की मिली भगत से अच्छे अच्छे लोगों को भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें दे दिया जाता है। तो यही आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस योजना का लाभ लिया जाता है। इस योजना के तहत आपको बता दूं, घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 3 लाख रुपया तक दिया जाता है। अब आपको बता दूं कि सभी स्टेट में ये रकम अलग अलग हो सकता है। कहीं 3 लाख भी हो सकता है, कहीं 4 लाख भी हो सकता है, कहीं 2.5 लाख भी हो सकता है, कहीं 2 लाख भी हो सकता है। अब अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्यों इस योजना का लाभ है, यह इसलिए अलग अलग है। केंद्र सरकार जो अपने तरफ से रकम देती है, उसमें राज्य सरकार भी कुछ अपना पैसा मिलाकर देती है। तो इसीलिए कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कहीं थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यह 3 लाख के आसपास लगभग मिलता है। आप किस राज्य के रहने वाले हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना रकम मिलता है। बाकी इस वीडियो को पूरा देखिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो ग्रामीण इलाकों में दिया जाता है, तो वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका नाम बीपीएल रेखा में है। बीपीएल का मतलब है गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन उन्हें बोलते हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो सरकार की तरफ से ऑटोमेटिक आपका उस लिस्ट में नाम आ जाता है, और मुखिया, पंचायत सचिव द्वारा उसे पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। वो आपको मिलता ही मिलता है, किसी भी परिस्थिति में वो आपको मिलना ही मिलना है। चाहे उसमें कुछ टाइम लगे, वो अलग बातें हैं, लेकिन वो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप देखते होंगे कि 2 भाग में इसे बांटा गया है सरकार की तरफ से, एपीएल और बीपीएल। तो एपीएल का मतलब होता है अबव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो एपीएल मतलब गरीबी रेखा से वो ऊपर हो गया, गरीबी रेखा से निकल चुका है वो व्यक्ति, एपीएल में आता है। और बीपीएल मतलब जो गरीबी रेखा में अभी है, वो बीपीएल श्रेणी में आता है। अब सीधा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, बीपीएल और एपीएल कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति बीपीएल में है, कौन व्यक्ति एपीएल में है। तो इसको समझने के लिए आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, कोई चीज लिस्ट नहीं देखना है। आप आसानी से समझ सकते हैं किसी व्यक्ति का हालात देखकर और उसके योजना के मिलने वाले लाभ को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति बीपीएल में है और यह व्यक्ति एपीएल में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं कि जिस व्यक्ति को आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, समझिए वो व्यक्ति बीपीएल में है, क्योंकि बीपीएल लिस्ट में जिनका भी नाम है उन्हें ही आयुष्मान भारत कार्ड बनता है। चलिए इससे भी आसान चीज बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि अंत्योदय योजना का लाभ मिलता है कुछ लोगों को। तो अंत्योदय योजना का लाभ जिनको मिलता है, समझिए वो बीपीएल में। अंत्योदय योजना का मतलब जैसे कि 5 किलो राशन जो आमतौर पर लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से आपको मिलता है आपके कोटे में, आपके राशन दुकान में, सरकारी राशन दुकान में जो लेने जाते हैं आप, तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के नाम से आपको कोटा में राशन मिलता है। लेकिन आप देखते होंगे जिनका अंत्योदय योजना का कार्ड है, मतलब बीपीएल धारी है वो, उनको 35 किलो अनाज मिलता है। मतलब उसी कार्ड पे उस व्यक्ति को 35 किलो अनाज मिलेगा। और आपके घर में अगर 3 लोग 4 लोग है, अगर आपके पास कार्ड है, तो 5 किलो के हिसाब से आपको 20 किलो 25 किलो मिलेगा। तो इसी से समझ लीजिए कि आप जिनका अंत्योदय योजना का कार्ड बना हुआ है वो व्यक्ति बीपीएल धारी है। तो अगर सीधा सीधा किसी के बारे में जानना है कि ये एपीएल में है या बीपीएल में है, तो उसका राशन कार्ड देख कर आप पता कर सकते हैं। अगर अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है तो वो व्यक्ति बीपीएल में है, अगर नॉर्मल राशन कार्ड है तो समझिए वो व्यक्ति एपीएल में है। तो जो अंत्योदय योजना वाले हैं जिनका कार्ड बना हुआ है, उन्हीं को ज्यादातर लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है। चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ है, जिसमें 5 लाख रुपया तक साल में फ्री इलाज किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है, क्योंकि ये लिस्ट बना हुआ होता है पहले बीपीएल धारियों का। वो ऑनलाइन धीरे धीरे सरकार उसका लिस्ट को जारी करती है और धीरे धीरे सबको लाभ मिलता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे योजनाओं का लाभ उनको मिलता है
ये 3 लाभ तो आमतौर पर उनको मिलता ही है कि महीने का 35 किलो अनाज हो गया, 5 लाख का इलाज हो गया साल में, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो गया। 3 तो एकदम जो मेन है, मेजर है, ये 3 चीज तो उनको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा बहुत सारे योजनाओं को लाभ सबसे प्रथम सर्वप्रथम उन्हीं लोगों को मिलता है। तो ये सारे ग्रामीण एरिया में लागू है, पूरे देश के हर ग्रामीण एरिया में ये चीज लागू है। जो पंचायत में आता है, जो ग्राम में आता है, जो गांव के रहने वाले हैं, वो इन चीजों को जानते होंगे। हालांकि ये शहरी एरिया में भी मिलता है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, 3 लाख रुपए से जिनका साल में इनकम कम है, उनको भी सरकार के तरफ से मकान बनाने के लिए पैसों का सहायता किया जाता है, लेकिन उसका टर्म कंडीशन अलग है। उसके लिए मैं प्रॉपर अलग वीडियो बना दूंगा जो शहरी इलाके के रहने वाले हैं। तो आता है ग्रामीण इलाकों वालों के लिए बीपीएल में नाम किनका आता है और एपीएल में नाम किनका आता है, इन चीज को समझ लीजिए, ताकि भविष्य में आपको बीपीएल में जाना हो, अगर आप उस लायक हो तो बीपीएल में जा सकते हैं। अगर बीपीएल में है, आपको एपीएल में आना है तो एपीएल में आ सकते हैं। तो देखिए, बीपीएल में वो लोग जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि गरीबी रेखा से नीचे किनको माना जाए, किनको माना जाता है। तो देखिए, जनगणना होता है, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे जनगणना कहा जाता है। आपने देखा होगा 2011-12 में जनगणना हुआ था पूरे भारत में। 2026 के अक्टूबर में पहाड़ी राज्यों में होने वाला है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, इन सभी जगहों में अक्टूबर 2026 से जनगणना होगा। और आपको बता दूं, देश के पूरे देश में मार्च 2027 में जनगणना होने वाला है। तो ये जनगणना जो होता है, उसी समय आप देखते होंगे जो एनपीआर होता है, तो आपके घर पे जो पदाधिकारी जाते हैं, जो आप ही के पंचायत के होते हैं, आप ही के ब्लॉक के होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। वो आपके ग्राम का पंचायत सचिव भी हो सकता है, वो आपके स्कूल का हेडमास्टर भी हो सकता है, आपके ब्लॉक का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है। उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है। वो हर घर या उनकी टीम हर घर जाकर जनगणना करता है। तो जनगणना में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपका पक्का का घर है या नहीं है, आप काम क्या करते हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास फ्रिज है कि नहीं, आपके पास एसी है कि नहीं, आपके पास शौचालय है कि नहीं, आपका कितना बड़ा कारोबार है, आपका कितनी जमीन है, आप इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं, आपके घर में सरकारी नौकरी है कि नहीं। इन तरह के बहुत सारे सवाल, मतलब एक भी सवाल नहीं छोड़ा जाता। और भी अन्य सवाल, मतलब आपसे जुड़ा हुआ हर सवाल पूछा जाता है, और उसी पर तय किया जाता है कि किसको एपीएल में रखा जाए और किसको बीपीएल में रखा जाए। जैसे कि जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास शौचालय है, जिनके पास पक्का घर है, जिनके परिवार में 5 एकड़ से ऊपर जमीन है, या फिर जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है, या फिर जिनके परिवार में बड़ा बिजनेस है, या जिनके परिवार में इनकम टैक्स भरा जा रहा है, इतनी कमाई है कि वो इनकम टैक्स भरते हैं, तो ऐसे लोगों को एपीएल श्रेणी में रखा जाता है। एपीएल, उनको इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता, इसलिए कि जो योजना का लाभ सरकार दे रही है वो ऑलरेडी उनके पास है। शौचालय भी है उनके पास, घर भी है उनके पास, पैसे भी है इलाज कराने के लिए, और खेती बाड़ी भी है अनाज खाने के लिए। तो उनको इन सभी चीजों को लाभ नहीं दिया जाता है, तो उनको एपीएल श्रेणी में रख दिया जाता है। लेकिन जो लोग ये बताते हैं कि मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास पक्का घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास शौचालय नहीं है, मेरे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भरता हूं, तो उन लोगों को वेरिफिकेशन के बाद बीपीएल श्रेणी में रख दिया जाता है। तो समझ लीजिए, इस तरह से एपीएल और बीपीएल तय होता है। अब गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एपीएल श्रेणी में हो सकते थे, लेकिन वो बीपीएल श्रेणी में है, मतलब सरकारी सारा लाभ ले रहे हैं, उनके पास गाड़ी भी है, घर भी है, जमीन भी है, पैसा भी है, इनकम भी है, बिजनेस भी है, फिर भी सारा बीपीएल वाला लाभ कैसे ले रहे हैं। ये सवाल बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों के मन में आता होगा। तो ये जो एनपीआर होता है, जनगणना होता है, उसी टाइम वो लोग क्या करते हैं कि फ्रॉड करते हैं, सरकार के साथ फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, लोग बीपीएल वालों का हक खाते हैं। तो वो करते क्या है कि उसी टाइम में वो क्या करते हैं कि जो जो चीज उनके पास है वो झूठ बोल के उन सभी चीजों की एंट्री नहीं कराते हैं, वो चीज नहीं लिखाते। सारी चीज उनके पास होते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं। जैसे कि उनके पास पक्का घर है तो कोई झोपड़ी दिखा देंगे। गांव में आमतौर पर देखेंगे जिनका पक्का घर होता है कहीं ना कहीं झोपड़ी बनाकर भी रखता है, ये दिखा देते हैं कि मेरा झोपड़ी है, यही घर है, कोई भी सुविधा नहीं दिखाते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या है, उसी प्रकार जनगणना हो जाता है उसका, वो बीपीएल श्रेणी में चले जाते हैं, असली चीज उनकी छुप जाती है। और इसी आधार पर क्या बीपीएल श्रेणी में एक बार चले जाते हैं तो फिर 10 साल 12 साल 15 साल तक उनको, जब तक कि दोबारा जनगणना ना हो जाए 10 साल 15 साल बाद, तब तक उनको लाभ मिलता रहता है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि सभी सामाजिक लोग होते हैं, सामाजिक, एक दूसरे से सभी का काम पड़ता रहता है, इसीलिए कोई गलत लाभ भी सरकार से ले रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आदमी उसका कंप्लेन कर सके या फिर कोई उसके खिलाफ बोल सके। सब कोई जानता रहता है कि अवैध रूप से ले रहा है, गलत रूप से ले रहा है, गलत रूप से बीपीएल श्रेणी में आया है, लेकिन कंप्लेन करके दुश्मनी मोल कौन लेगा, आपसी मतभेद कौन करेगा,
क्यों आपस में लड़ाइयां करेगा? लोगों को लगता है कि चलो तो सरकार का ले रहा है, मेरा क्या ले रहा है। तो इस तरीके से लोग लाभ उठाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संपन्न है तो आपको सरकार दे रही है, आप गलत तरीके से ले रहे हैं। सरकार उनके लिए योजना लाई है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो समझिए आप कि गरीबी रेखा से नीचे किनको होना चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर कौन होते हैं, और क्या वजह है कि अमीर लोगों को भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है या मिल जाता है। अब एक चीज आपको और बता देता हूं कि आप अगर बीपीएल में आने लायक है लेकिन गलती से आप एपीएल में आ गए हैं और जनगणना भी पूर्ण हो चुका है, बीच में आप कैसे चेंज करा सकते हैं? तो इसके लिए भी प्रावधान है। आपको बता दूं, कभी भी जैसे अभी है या फिर कभी भी ऐसा है कि आप बीपीएल के लायक है, आपके पास कुछ नहीं है, आप गलती से आपका नाम एपीएल में चला गया है, सही से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो बाद में भी आप बीपीएल श्रेणी में आ सकते हैं। इसके लिए आप अपने ब्लॉक में आपको आवेदन देना होगा। उसके बाद एक बार वेरिफिकेशन होता है, इंक्वायरी होता है आपके घर पर, और आप अगर बीपीएल के लायक है तो फिर एपीएल से बीपीएल में आपको डाल दिया जाता है। ये नहीं कि 10 साल तक कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं होता है, कोई काम नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलती से अगर एपीएल में चले गए हैं, आप बीपीएल के लायक है, तो फिर आप बीपीएल में जा सकते हैं, बीपीएल करा सकते हैं। हालांकि जनगणना का अब ज्यादा समय नहीं है, मात्र 1 साल समय बचा हुआ है। आप बीपीएल के लायक है तो इस जनगणना में बीपीएल में आ सकते हैं, लेकिन आप बीपीएल के लायक नहीं है, बीपीएल में थे, अब अच्छी स्थिति हो गई है तो आप एपीएल में जाए, सारी चीज सही सही लिखा है, सरकार की योजना का गलत लाभ आप न लें, ताकि सही लोगों को जो जेनून उस लायक है, जिनको मिलनी चाहिए, उनका हक उन तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इससे संबंधित अगर कोई मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा कोई भी सरकारी योजना, सरकारी स्कीम या फिर किसी भी कानून से संबंधित या फिर रेलवे अपडेट से संबंधित कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, आपके टॉपिक का वीडियो जरूर बना दूंगा। सब्सक्राइबर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।